आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, उन्होंने इस क्वेश्चन में प्रश्न में एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में वो पूछते हैं विभव कितना होगा। तो एक तरफ माइनस क्यू है, वायु में चित्रानुसार स्थित माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो चित्र बना लेंगे। ये मानकर चलिए माइनस क्यू आवेश है और ये कोई प्लस का क्यू आवेश है प्लस का क्यू आवेश। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितनी ली है इन्होंने 2L ली है, क्योंकि ये हम सभी अकॉर्डिंग टू डायग्राम कर रहे हैं तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी रहेगा समझने के लिए। इन्होंने क्या किया, इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु से d मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इसी की ही अक्ष में जो ये आवेश है इसी की ही अक्ष में इससे d दूरी पर या d डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव बताना है। मानकर चलिए इसी की ही अक्ष में एक बिंदु P कहीं यहां हो सकता है, मान लीजिए ये बिंदु कौन सा हो गया, P हो गया, बिंदु P हो गया। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव हमको बताना है। तो ये ऐसी आकृति हम कर चुके हैं पहले। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम ज्ञात करते हैं। तो ये स्थिति बन रही है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ लेंगे। वो कहते हैं वायु में चित्रानुसार स्थित माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दो आवेश दे रखे हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, चित्र बना रखा है आपके सामने। ऊपर जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है इन्होंने 2L दे रखी है। अब मध्य बिंदु से d दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पर आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ध्यान देंगे बिंदु आवेश माइनस क्यू या आवेश माइनस क्यू से मध्य बिंदु की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 2L है। तो अगर हम इस दूरी को दो भागों में बांटेंगे तो L इस तरफ आ जाएगी और L उस तरफ चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से L डिस्टेंस यहाँ आ जाएगी। अब मानकर चलिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला विभव क्या हो जाता है, V1 हो जाता है, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला विभव V2 हो जाता है। तब बिंदु P पर लिखेंगे आवेशों, दोनों को एक साथ ही आप कीजिए, माइनस क्यू व प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। क्योंकि दो आवेश बन रहे हैं, दो आवेश दे रखे हैं क्वेश्चन में, जिसके कारण दो विभव उत्पन्न होंगे। पहले के कारण मान लीजिए आवेश माइनस क्यू के कारण V1 और आवेश प्लस क्यू के कारण V2 उत्पन्न होता है बिंदु P पर। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों आवेशों को जोड़ देंगे। और कौन सा योग करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये अदिश राशि है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमको ये भी करना है कि V1 की वैल्यू ज्यादा होगी या V2 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ध्यान देंगे बिंदु P की किस आवेश से दूरी कम है, किस आवेश से दूरी कम है, क्योंकि डायग्राम सूत्र होता है V इक्वल टू विभव का V इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 प्लस माइनस क्यू अपॉन आर, यानी डिस्टेंस यदि कम है तो विभव ज्यादा होगा, डिस्टेंस यदि अधिक है तो विभव कम होगा। डिस्टेंस कम है तो विभव ज्यादा होगा, और डिस्टेंस कम है ज्यादा है तो विभव कम होगा। सीधा सा इसका ये मतलब हो जाता है। तो V प्रोपोर्शनल 1/r से हम देखते हैं जो आवेश प्लस का क्यू है, आवेश प्लस का क्यू है, उससे बिंदु P की डिस्टेंस कम है, उससे बिंदु P की डिस्टेंस कम है, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाले विभव को आपने क्या माना है, V2 माना है। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो जाता है, V2 ग्रेटर देन V1, ये सिद्ध हो जाता है, यानी जो V2 की वैल्यू है V1 से अधिक है। अब बीजगणितीय योग हम करेंगे, बीजगणितीय योग तो हो जाएगा यहाँ पर V इक्वल टू V2 प्लस V1, V2 प्लस V1, और ब्रैकेट में लिख देंगे बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग करने पर, बीजगणितीय योग करने का मतलब है कि ये माइनस होंगे, माइनस क्यू कूलम के आवेश के कारण माइनस का विभव उत्पन्न होगा, इसलिए ये माइनस होगा। और जो वैल्यू है V2 की वो अधिक है, तो अधिक में से कम वाला घटाया जाएगा, सीधा सा इसका ये मतलब हो जाता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि माइनस क्यू कूलम के कारण उत्पन्न होने वाला विभव ऋणात्मक होगा, प्लस क्यू कूलम के कारण उत्पन्न होने वाला विभव धनात्मक होगा। तो प्लस क्यू कूलम की जो डिस्टेंस है वो कम है, और ये वैल्यू धनात्मक में भी प्राप्त हो रही है, इसलिए V2 बड़ा है, V1 छोटा है। तो बड़े में से कम वाला घटाया जाता है, हमेशा इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमको छोटा वाला ही, छोटे में से बड़ा वाला ही घटाया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अलग अलग होता है। किस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन या टॉपिक आते रहेंगे आपको समझाया जाएगा। तो रखेंगे V1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, Q अपॉन R। क्यों लिया है, क्योंकि V2 उत्पन्न हो रहा है प्लस क्यू कूलम के कारण बिंदु P पर। तो इसके लिए प्लस का क्यू कूलम का हमने आवेश यहाँ पर ले रखा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब हम V1 के लिए कर रहे हैं तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, क्योंकि आवेश माइनस का क्यू है, तो माइनस के Q अपॉन R। अब इनकी डिस्टेंस और देख लेते हैं, डिस्टेंस क्या क्या होंगी। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमको ये वैल्यू रखनी है भाई, डायग्राम के अनुसार हमको ये वैल्यू तो रखनी है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये वैल्यू यहाँ तक L है और ये D है, तो इसके लिए हम करेंगे तो D माइनस L हो जाएगी ये डिस्टेंस, यानी D माइनस L, और आगे वाली जो डिस्टेंस है वो D प्लस L हो जाएगी, कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ी और आगे है, L डिस्टेंस आगे है, और पूरी हम ज्ञात कर रहे हैं बिंदु आवेश माइनस Q से बिंदु P की डिस्टेंस हम ज्ञात कर रहे हैं, तो D प्लस L ये हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब ये माइनस का Q है, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और साथ के साथ हम कॉमन भी कर सकते हैं। कॉमन क्या करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहने वाला है, 1/D माइनस L, 1/D माइनस L। ऐसे यहाँ पर माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1/D प्लस L, 1/D प्लस L ये हो जाता है, कुछ इस तरह से। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, या फिर सीधा सीधा तिरछी गुणा कर लीजिए इसके इससे और नीचे वालों से, तो हो जाएगा। आगे देखिए, इसको यहाँ पर मैं कर रहा हूँ,
ये केवल समझाने के लिए था, आई होप आपको समझ आया होगा। यहां पर हो जाएगा ये v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और बड़े ब्रैकेट के अंदर रहेगा d प्लस l और यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे और d माइनस एल का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो d माइनस एल ब्रैकेट में और अपॉन में रहेगा d माइनस एल d प्लस एल। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे खोलने के लिए इसको, तो हमको प्राप्त होगा v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर रहेगा d प्लस एल माइनस d माइनस माइनस प्लस l पूरे के बटे। अब देखिए ये एक ब्रैकेट में घट रहा है दूसरे में जुड़ रहा है, सेम है तो क्या बनेगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन रहा है, तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे के बटे और बड़ा ब्रैकेट बंद। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से कुछ कटेगा, ऊपर d प्लस का है ये माइनस का है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे या काट देंगे, घटा देंगे। डिवाइड तो नहीं हो रहा है, घट रहा है, तो d में से d घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसके स्थान पर l प्लस का है, l प्लस का है तो क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अर्थात v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर 2l हो जाएगा ये पूरे के बटे d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये कंडीशन आ जाती है, ये फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर। अक्षय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव जब ज्ञात करते हैं तो ये स्थिति भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर एक बार। इन्होंने और क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये कहते हैं वायुमय चित्रानुसार स्थित माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव की गणना कीजिए। अब चित्र तो बना रखा था हमने, उसी के अनुसार क्या सोल्यूशन, तो हमको ये प्राप्त हुआ है। अब इससे आगे हम और ज्यादा नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमको हिंट्स नहीं दे रखे हैं आगे बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन को, कि ज्ञात कीजिए कि आगे क्या क्या होने वाला है इसमें। या फिर इन्होंने ये भी नहीं बताया है डायग्राम में या क्वेश्चन में कि d ग्रेटर देन l, d ग्रेटर देन l, तो आप इसको बहुत अल्प मानकर छोड़ सकते हैं। तो ये कंडीशन भी इन्होंने या ये शर्त भी इन्होंने इस प्रश्न में नहीं दी है, और जब नहीं दी है तो इसको अप्लाई भी नहीं करेंगे। जितना दिया है उसी का प्रयोग करते हुए और जितना पूछा है केवल वही हमको बताना है क्वेश्चन में, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। और यदि थोड़ा बहुत ज्यादा भी आप बता रहे हो, किसी परिभाषा में आप बता रहे हो या किसी सूत्र में आप बता रहे हो, तो जितना थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप अगर बता रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट हो, परफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका नंबर ना कटे। तो ये कंडीशन हमको देने रखी है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होती है आगे जाकर के। केवल ये कंडीशन तो बची है लेकिन क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो इसलिए आंसर हमारा ये ही निकल के आता है। इसको एक पे हम छोड़ सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा देंगे, या करके आप लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो ये q इंटू 12 हो जाता है, q इंटू 2l पूरे के बटे d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपका हो चुका है। इसका मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो वोल्ट। तो ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं 8 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर स्थित 3 बिंदु आवेश प्रत्येक प्लस क्यू कूलम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। वृत्त के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। दो बातें इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछी है, ये मैं साफ कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ पूछना है, कुछ देखना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। इसमें एक डायग्राम दे रखा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त दे रखा है, वृत्त बना लेंगे। पूरा गोल तो नहीं कह सकते, लेकिन समझने के लिए लगभग ये पूरा गोल हो चुका है। इसमें कोई सेंटर पॉइंट है, मानकर चलिए ये इसका कोई सेंटर पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने एक आवेश रख दिया इस स्थिति में, और बीच में नीचे एक और आवेश रख दिया है यहाँ पर, और ये इस तरह से रखे हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ऐसा ही त्रिभुज बनाते हैं। मिला देंगे इनको, तो एक त्रिभुज की आकृति हमको इस वृत्त के अंदर प्राप्त होगी। ये बन चुका है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लगभग आप इसको मान सकते हैं। तीनों बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश उन्होंने रखा है, तीनों बिंदुओं पर प्लस का क्यू आवेश उन्होंने रखा है। ये चित्र बनकर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले पूछते हैं केंद्र बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव। तो सबसे पहले हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशियों का मतलब ये है कि उनको व्यक्त करने के लिए, परिभाषित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। तो एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ये है कि इसको व्यक्त करने के लिए दिशा भी हमको बतानी होगी यहाँ पर इस डायग्राम के अनुसार। तो प्लस क्यू अब क्योंकि धनात्मक आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब केंद्र पर उत्पन्न होगी तो कुछ इस तरह से होगी। मानकर चलिए ये E है, क्या है? E है, इस तरह से होगी। इस प्लस क्यू के कारण केंद्र पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कुछ इस तरह से होगी, और इस प्लस क्यू के कारण इस केंद्र बिंदु पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कुछ इस तरह से होगी। यानी ये इस तरह से दिशाएं प्रदर्शित होंगी कि एक दूसरे को नेगेटिव करने का प्रयास करेंगे। अब जरा ध्यान देंगे, इनमें से कोई भी तीर का चिन्ह, क्योंकि सब अपोजिट है, ऊपर वाला इस तरह से बन रहा है, इधर वाला इस तरह से बन रहा है, और ये वाला इस तरह से बन रहा है।
कुछ इस तरह से हमको डायग्राम प्राप्त हो रहा है। तो तीनों दिशाएं कहीं पर भी नहीं मिल रही है, क्योंकि सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये दिशाएं भी कहीं पर भी नहीं मिल रही है, जिसके कारण E1, E2, E3, क्योंकि आवेश बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, तो क्या होगा, तीनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी बराबर बराबर होंगी, तो ये एक दूसरे को नेगेटिव कर देंगी, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं ना, E=E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, जितने भी विद्युत आवेश होते हैं उनके कारण, मान लो 6 आवेश हैं तो 6 बार करके जोड़ते हैं उनको, लेकिन यहाँ पर 3 आवेश है, तीनों बार करके जोड़ेंगे, तो इसके लिए मान लो धनात्मक है तो इसके लिए ऋणात्मक हो जाएगा, इसके लिए फिर धनात्मक हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 0 हो जाएगा एक दूसरे से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो 0 हो गई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, दूसरा विभव पूछा है, केंद्र पर विभव, तो 3 आवेश हैं, तीनों बराबर हैं, और डिस्टेंस भी केंद्र बिंदु की बिल्कुल बराबर बराबर बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर है, समबाहु त्रिभुज के अंदर है, तो जिसके कारण बिंदु आवेश प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू से केंद्र बिंदु की दूरियां बिल्कुल बराबर होंगी, और प्रश्न में जो आवेश दे रखा है वो भी बिल्कुल बराबर बराबर दे रखा है, तो मैं सीधा सा कर सकता हूं, वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर वैद्युत विभव हो जाएगा V इक्वल टू, अब देखिए एक आवेश के लिए मैं कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, ये आता है निकल के, मात्रक है वोल्ट, क्योंकि तीनों आवेश बराबर है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैसी राशि है, नियत राशि है, तो इसकी वैल्यू तो प्रत्येक कंडीशन में 9 × 10⁻9 ही आती है, और जो आवेश दे रखा है प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक बिंदु पर, वो कैसा है, वो भी बराबर है, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू बराबर है, और जो डिस्टेंस हो जाती है अकॉर्डिंग टू डायग्राम या ज्यामिति के अनुसार, वो डिस्टेंस बिल्कुल बराबर बराबर होती है, जो केंद्र बिंदु है ना इसका O, मान लीजिए इसका केंद्र बिंदु O है, तो O से प्रत्येक आवेश की जो दूरी है ना बिल्कुल बराबर बराबर हो जाती है, तो तीनों आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाला विभव भी बिल्कुल बराबर होगा, तो ये एक आवेश के कारण था, यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये तीनों आवेशों के कारण हो जाएगा, तीनों आवेशों के कारण ये हो जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9, तो हो जाएगा 3 × 9 × 10⁻9 गुणा Q/R। अब 3 का 9 से गुणा करेंगे, 3 9 27 गुणा 10⁻9 गुणा Q अपॉन R वोल्ट में, ये इसका आंसर आ जाता है। यदि Q और V की वैल्यू दे रखी होती तो उसको भी हम रख लेते, कैलकुलेशन कर लेते, जो भी आता वो आंसर, लेकिन केवल इतना ही दे रखा है, तो इसका आंसर यही हो जाता है, 27 × 10⁻9 गुणा Q अपॉन R वोल्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में